हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 3, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने कैसे कैसे ग्रो किया आफ्टर हमें इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिश रूल से। उसके बाद हमारी इंडस्ट्री सेक्टर ने कैसे कैसे ग्रो किया, और जो हमारा फॉरेन सेक्टर था यानी कि फॉरेन ट्रेड था उसने हमें कैसे कैसे ग्रोथ दिखाई, और उसके अंदर हमने क्या क्या काम किया जिसकी वजह से हमें क्या मिली, ग्रोथ मिली। तो वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंडस्ट्री, और लास्ट में हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के अंदर हमें कैसे कैसे ग्रोथ देखने को मिली। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, कैसे आप इस वीडियो को देखकर मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। ये बातें मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ। अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो आप डायरेक्टली टॉपिक 1 के ऊपर जंप कर सकते हो। सबसे पहली बात, कभी कभी चैप्टर इतना बड़ा होता है कि बच्चे को पता नहीं चल पाता कि सबसे पहले उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, और इस तरीके से उसको चैप्टर फिनिश करना है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको टॉपिक 1 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 2 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 3 पढ़ना है, और इस तरीके से आपको अपने चैप्टर को फिनिश करना है। सेम इसी तरीके से मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी चैप्टर बना दिए हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो। दूसरी बात, अभी आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कवर किया है। तीसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ थिंग, अगर आप कोई सा भी चैप्टर हमारे नोट्स में से पढ़ते हो और आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट करते हुए, कोई सा भी क्वेश्चन करते हुए कहीं पे अटक जाते हो, तो उस कॉन्सेप्ट के और उस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको एक क्लिक हियर नाम का आइकन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस यूट्यूब की वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे जहाँ पे मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट या फिर वो वाला क्वेश्चन पढ़ाया होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और लास्ट चीज, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि अगर वो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके अलावा भी और कुछ करने की उनको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सही से कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो इस चैप्टर का टॉपिक 1 हमारे पास आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वाज नाइदर ग्रोथ नोर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के अंदर आए थे, तो उससे पहले जो एग्रीकल्चर था उसके बाद भी एग्रीकल्चर ऐसा ही था। मतलब कि ना तो वो डेवलप हुआ, ना तो वो ऊपर गया, और ना ही वो इक्वल हुआ। थोड़ा सा वो अनडेवलप हो चुका था। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिशर्स के आने से पहले का था वो डेवलप नहीं हुआ, और ज़्यादा था ऐसा भी नहीं रहा। कैसा हो गया, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिशर्स के जाने के बाद और ज़्यादा अनडेवलप हो गया था। तो ये था इफेक्ट जो कि ब्रिटिशर्स की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पड़ा। द पॉलिसी मेकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ टू एड्रेस द इश्यूज थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रमोट हाई यील्ड वेरिएटी ऑफ सीड्स वगैरह। तो इसमें क्या हुआ था ना, जब भी अंग्रेज जा रहे थे इंडिया से, जब भी ब्रिटिशर्स इंडिया से जा रहे थे, तो हमें क्या बनानी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अनडेवलप था उस टाइम पर। तो इसको डेवलप करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनानी थी। क्या बनानी थी, डेवलप करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनानी थी हमको। तो हमने वो पॉलिसीज़ कैसी बनाई, हमने पॉलिसीज़ बनाई कि हम हाई यील्ड सीड्स प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को, जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो आसानी से क्या कर पाए, फार्मिंग कर पाए और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट कर पाए। इसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर था, देखो हमने चैप्टर 1 के अंदर क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़मींदार सिस्टम था। क्या था, ज़मींदार सिस्टम था, जो कि अंग्रेज इंडिया के अंदर लाए थे, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर डेवलप ना हो पाए। तो इस ज़मींदार सिस्टम को हटा के हमें क्या करना था, ऐसा सिस्टम लाना था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर क्या हो पाए, डेवलप हो पाए। तो वो चीज़ भी हमने रिड्यूस की। सबसे पहली चीज़, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था ब्रिटिशर्स के जाने के बाद और ज़्यादा अनडेवलप हो चुका था। उसके बाद हमने कुछ करेक्टिव एक्शंस लिए ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो पाए।
इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों ज़रूरी है? मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है। बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इंडस्ट्री जो होती है उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है, तो उनके लिए भी एग्रीकल्चर ज़रूरी होता है। बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर इकोनॉमी को डेवलप करना है तो एग्रीकल्चर ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, हमें फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना है, एक्सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स, तो भी हमें एग्रीकल्चर ज़रूरी है। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, अगर हमें फूड ग्रेन्स की सप्लाई करनी है यानी कि खाने के सामान की सप्लाई करनी है तो भी एग्रीकल्चर ज़रूरी है। कंट्रीब्यूशन इन रिवेन्यू, रिवेन्यू यानी कि जो भी गवर्नमेंट का रिवेन्यू होता है वो भी एग्रीकल्चर की वजह से होता है। डिपेंडेंसी ऑन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारी ट्रेड है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या? एग्रीकल्चर सेक्टर। कैपिटल फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से लोग क्या होते हैं? वेल्दी होते हैं, लोगों की वेल्थ क्या होती है? इंक्रीज होती है, और लोग इन्वेस्टमेंट भी करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि उनकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है। रेनबो ऑफ इवोल्यूशन, अगर हमें इवोल्यूशन करना है अपनी कंट्री के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर, तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर की उसके अंदर भी ज़रूरत पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मेन सोर्स ऑफ लिविंगहुड, मेन सोर्स ऑफ लिविंगहुड है कई लोगों के लिए, और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ना होगा तो कोई भी जिंदा ही नहीं बच पाएगा। क्यों? क्योंकि फूड कहाँ से आता है? सारा एग्रीकल्चर सेक्टर से। इसके बाद डिस्टिंग्व्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कभी कभी क्या होता है ना, जो ये होता है ना एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके अंदर ना जो फार्मर्स होते हैं वो ऐसे ऐसे क्रॉप्स की फार्मिंग करते हैं, ऐसे ऐसे क्रॉप्स की फार्मिंग करते हैं जो क्रॉप्स सीजनल होते हैं, यानी कि गर्मी के टाइम पे तो ये क्रॉप्स आएंगे लेकिन सर्दी के टाइम पे क्रॉप्स नहीं आएंगे। तो सर्दी में क्या हो जाते हैं? वो फार्मर अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर चलता रहता है। लेबर इंटेंसिव, अभी भी जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वहाँ पे ज़्यादा मशीन्स यूज़ नहीं होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा करके लोग ही काम करते हैं, यानी कि लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा है अभी भी। एक्सेस डिपेंडेंसी ऑन मानसून, अभी देखो एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर। तो वाटर के लिए सप्लाई हमें हर खेत में करनी चाहिए, हर जगह पर करनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या है, हम अभी भी मानसून के ऊपर डिपेंड है। अभी भी जो हमारी वाटर की सप्लाई है हर खेत तक, हर कोने तक नहीं पहुँच पा रही, जहाँ पर फार्मिंग हो रही है। क्यों नहीं पहुँच पा रही? क्योंकि हमने डेवलपमेंट ही नहीं किया इतना, तो इस वजह से हमारे जो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। स्मॉल साइज लैंड होल्डिंग, यानी कि जितने भी लोग हैं ना उनके पास थोड़ी लैंड होल्डिंग है। इसके बाद लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, अभी देखो अगर यूएसए की आप बात करते हो ना, तो यूएसए के अंदर क्या होता है, अगर किसी के पास 1 एकर्स लैंड है, कितनी है? 1 एकर्स लैंड है, और इंडिया के अंदर भी सेम 1 एकड़ लैंड किसी इंसान के पास है, तो क्या होता है ना, जितनी प्रोडक्शन वो अपने 1 एकड़ लैंड्स पे करेंगे ना वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और हम अपने 1 एकड़ लैंड पे करेंगे वो कम होगी। सपोज एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, उन्होंने 100 kg का वीट उगाया, क्या उगाया? गेहूं उगाया 100 kg का, तो हम यहाँ पे 50 kg का उगा पाएंगे, जबकि लैंड क्या है? लैंड तो सेम है। तो इस वजह से लैंड कितनी है? 1 एकड़ दोनों के पास है, लेकिन उन्होंने 100 उगा दिया, हमने 50 उगा पाया। इसका मतलब हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, क्योंकि हम मशीन से काम नहीं करते, हमारे जो सीड्स है, जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करते, वगैरह वगैरह बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी लो है। ओल्ड एंड डिफेक्टिव प्रोडक्शन, हमारी जो प्रोडक्शन हम करते हैं ओल्ड एंड डिफेक्टिव वेज से करते हैं, यानी कि जो हमारा तरीका है वो करने का वो पुराना हो चुका है। प्री डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स, हम जो एग्रीकल्चर के अंदर काम करते हैं ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं? फूड क्रॉप्स का सबसे ज़्यादा काम करते हैं, उसके बाद प्लास्टिक हो गया, कॉटन हो गया, ऐसे भी हम खेती करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? फूड क्रॉप्स का काम करते हैं। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है? देखो ब्रिटिशर्स से पहले हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, जब ब्रिटिशर्स उसको जा रहे थे ना छोड़ के, ब्रिटिशर्स जा रहे थे इंडिया को छोड़कर, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अनडेवलप था। क्या था? अनडेवलप था। तो हमें ना बहुत सारे डिसीजंस लेने थे। क्या लेने थे? डिसीजंस लेने थे। क्या करने के लिए? इसको दोबारा से डेवलप करने के लिए। हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को दोबारा से डेवलप करने के लिए क्या करना था? बहुत सारे डिसीजंस लेने थे। तो उन सारे डिसीजंस को हम क्या बोल सकते हैं? उन सारे डिसीजंस को हम बोल सकते हैं लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या हुआ? लैंड रिफॉर्म्स का मतलब हुआ वो सारे डिसीजंस जो हमने लिए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या हुआ? चेंज इन ओनरशिप।
इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इंटरवेंशन किया, कुछ डिसीजन लिए, कुछ चीज़ें चेंज की, कुछ नई पॉलिसीज़ बनाई, जिससे कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सके और वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। नीड ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत क्यों थी? सबसे पहला, रेट्रोग्रेड एग्रियन स्ट्रक्चर, जो हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर था ना, इस एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर था ना वो बहुत ख़राब था, तो हमें इसे क्या करना था, हमें इस एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर को चेंज करना था। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, लैंड रिफॉर्म्स लाने पड़े। अब ये चेंजेस क्यों करने थे? देखो हमने चैप्टर 1 के अंदर क्या पढ़ा था, हमारे पास ज़मींदार सिस्टम था। क्या था? ज़मींदार सिस्टम था, जो कि अंग्रेज़ों ने इंडिया के अंदर इम्प्लाई किया हुआ था। तो इस ज़मींदार सिस्टम को हमें चेंज करना था, जिसकी वजह से क्या होता था, जो हमारा स्ट्रक्चर था एग्रीकल्चर का वो बहुत बेकार था। इसके बाद स्मॉल एग्रीकल्चर होल्डिंग, जो भी लोग थे ना, कुछ लोग उसमें से ऐसे थे जो कि केवल और केवल लेबर का काम करते थे, यानी कि किसी और के यहाँ पर जाके काम करते थे, मतलब उनके पास खुद का लैंड नहीं था। तो उन लोगों को लैंड प्रोवाइड किया गया, उनसे बोला गया तुम दूसरों के यहाँ मत जाओ, तुम अपनी लैंड पे खुद से काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर वो लेबर की तरह जाते थे ना तो दूसरा इंसान उनका फ़ायदा उठाता था। तो इसीलिए उनको क्या दी गई, लैंड दी गई, जिससे कि वो लैंड रिफॉर्म्स कर सके। इस वजह से हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी। अब लैंड रिफॉर्म्स के अंदर हमने क्या किया? सबसे पहले अबोलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। देखो हमें अगर लैंड रिफॉर्म समझना है तो सबसे पहले ज़मींदार सिस्टम समझना होगा। वैसे तो चैप्टर 1 के अंदर हमने समझाया, फिर भी मैं एक और बार शॉर्ट में बता देता हूँ। ज़मींदार सिस्टम के अंदर क्या होता था ना, यहाँ पर होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, बीच में होते थे हमारे ज़मींदार, और सबसे नीचे होती थी हमारी लेबर। अभी ये जो हमारे ज़मींदार होते थे ना, ये इनको पैसे दे देते, पैसे क्यों दे देते? क्योंकि इन्होंने कहा था कि तुम जो हो ना, तुम लैंड के ओनर हो। ये जो ज़मींदार है ये लैंड के ओनर थे। इनको किसने कहा था कि तुम लैंड के ओनर हो? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि तुम लैंड के ओनर हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमें थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। ज़मींदार ने कहा बिल्कुल दे देंगे, लेकिन ज़मींदार को क्या करना पड़ेगा? अगर ये वाला पैसा ज़मींदार को देना है तो इसको भी तो पैसा कमाना पड़ेगा। तो ये कहाँ से पैसा कमाता था? लेबर से पैसा कमाता था। लेबर से कैसे कमाता था? सपोज लेबर ने काम किया और लेबर ने 1000 रुपये का काम किया, जो कि 1000 रुपये की क्रॉप्स थी। अब 1000 रुपये में से 100 रुपये ये किसको दे देगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देगा। तो 100 रुपये चले गए। अब लेबर ने काम किया है तो लेबर को भी थोड़ा पैसा चाहिएगा, तो लेबर को भी ये कितने रुपए दे देगा? 100 रुपये लेबर को दे देगा, और बचे हुए 800 रुपये क्या कर लेगा? 800 रुपये अपने पास रख लेता था। तो ये क्या है? ये था जमींदार सिस्टम। अब इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात किसके लिए थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट, बैठे बैठे पैसा मिल गया। देखो लेबर हमारी, ज़मींदार हमारे, लैंड हमारी, गवर्नमेंट को अपने आप बैठे बैठे पैसे मिल रहा था। ज़मींदार के भी मजे हैं। क्यों? इनको देखो, एक तो सबसे पहले ओनर बन गई है लैंड के, दूसरी चीज़ इनको 800 रुपये मिल गए, तो यहाँ पे क्या हो गया? इनका भी फायदा हो गया। लेकिन सबसे खराब काम किसके लिए हुआ? सबसे खराब काम हुआ हमारी लेबर के लिए। लेबर के लिए खराब काम क्यों हुआ? देखो इन्होंने काम कितना किया है? 1000 रुपये का काम किया है, लेकिन इनको मिले कितने हैं? 100 रुपये मिले हैं। इनसे काम तो ज़्यादा करवाते थे, ये जो जमींदार थे इनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, लेकिन इनको पैसे क्या नहीं देते थे? पैसे बिल्कुल भी नहीं देते थे। इन बेचारों की भी मजबूरी थी इनके पास काम करना। तो हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सही थी, वो ज़मींदार सिस्टम थे वो भी मज़े में थे, और जो लेबर थी वो बेचारी पिसती थी इन सब चीज़ों के बीच में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते थे ज़मींदार सिस्टम। अब देखते हैं जो हमने लैंड रिफॉर्म्स किए उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए। बेसिकली हमने ज़मींदार सिस्टम को चेंज करने के लिए रिफॉर्म्स लिए। सबसे पहले अबोलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट, जो हमारे ज़मींदार थे ना, जितने भी हमारे ज़मींदार थे उन सबको हमने साइड हटा दिया, यानी कि उन सबको इस सिस्टम में से हटा दिया कि भाई ज़मींदार अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। भाई ब्रिटिशर्स को तो इसीलिए इनकी ज़रूरत थी क्योंकि इनको क्या चाहिए था? एक स्पेसिफाइड अमाउंट चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट को इनसे चाहिए ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ क्या की? इंटरमीडिएट यानी कि जो बीच में काम करते थे ज़मींदार, उनको रिमूव किया गया। सबसे पहली पॉलिसी हमने क्या की? जमींदार्स को रिमूव किया। इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद टेनेंसी रिफॉर्म्स। टेनेंसी रिफॉर्म्स यानी कि सबसे पहले क्या होता था जमींदार सिस्टम में? क्या होता था? जितने भी ओनर थे वो कौन थे? जमींदार थे। ओनर कौन थे? जमींदार थे। लेकिन हमने इसको चेंज किया और असली ओनर हमने किसको बनाया? असली ओनर लेबर को बनाया। असली ओनर किसको बनाया हमने? असली ओनर बनाया लेबर को। इसके बाद और क्या क्या हमने चेंजेस किए? इसके बाद हमने किया
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था इसको हमने रीऑर्गेनाइज किया। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था इसको हमने क्या किया, इसको हमने रीऑर्गेनाइज किया, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्म हो सके, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो सके। तो ये था आपका ऑल अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि हमने एग्रीकल्चर के अंदर वो क्या क्या चेंजेस किए जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। इसके बाद लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग का एक लास्ट टॉपिक आता है। ये इसका मतलब क्या होता है, एक इंसान कितनी मैक्सिमम लैंड अपने पास रख सकता है, यानी कि अगर ये इंसान है तो ये कितनी मैक्सिमम लैंड का ओनर बन सकता है, मैक्सिमम लैंड का ओनर बन सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लैंड सीलिंग। तो ये क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ना एक लिमिट लगा दी कि एक इंसान मैक्सिमम इतने लैंड की ओनर बन सकता है जी। इससे क्या हुआ, इससे हर किसी के पास थोड़ी थोड़ी लैंड हो गई। अगर केवल और केवल एक इंसान ओनर बन सकता पूरी की पूरी लैंड का, तो क्या हो जाता, कुछ लोग जो अमीर लोग थे वो पूरी की पूरी लैंड खरीद लेते और फिर से जो लेबर थी हमारी बेचारी, उस लेबर से बिना फालतू का उल्टा सीधा काम करवाते। तो हमने क्या किया, हमने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि यार हर इंसान ना बहुत सारी लैंड नहीं रख सकता, हर इंसान थोड़ी थोड़ी लैंड रखेगा। इसका मतलब जो लेबर थी उन सब में लैंड क्या हो गई, बट गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ये लेबर थी इनके पास भी लैंड आ गई। तो लैंड सीलिंग क्या थी, फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, एक इंसान कितना मैक्सिमम लैंड अपने पास रख सकता है। रिड्यूस सेंट्रलाइजेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स, इसके क्या होता कि एक इंसान या कुछ लोग, केवल और केवल कुछ लोग सारी की सारी लैंड खरीद लेते। तो अब क्या होगा, कुछ लोग सारी की सारी लैंड नहीं खरीद सकते, तो क्या होगा, बहुत सारे लोग मिलकर थोड़ी थोड़ी लैंड खरीद लेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है, स्ट्रेटेजी रिलेटेड टू इंप्रूविंग प्रोडक्शन टेक्निक एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, जिससे कि हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, जिससे कि जो हमारा प्रोडक्शन की टेक्निक है वो इंप्रूव हो सके। उसके लिए हमने क्या लाया, ग्रीन रिवोल्यूशन लाया। फीचर्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, सबसे पहले हाई ईल्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, जिससे कि जो हमारे सीड्स है वो हाई ईल्ड वेराइटी के हो, वो वाली हमने बेचना स्टार्ट किया। इसके बाद एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स थे उनका यूज़ हमने कम से कम किया, नेचुरल चीज़ों की तरफ हम गए। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो भी हमारी फैसिलिटीज़ थी, जो भी हमें लोगों तक चीज़ें पहुंचानी थी, जैसे फार्मिंग के लिए वाटर पहुंचाना था, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी थी, वो चीज़ें हमने पहुंचानी स्टार्ट की। प्लांट प्रोटेक्शन, जो भी हमारे प्लांट थे उनका प्रोटेक्शन करना हमने स्टार्ट किया। क्यों, क्योंकि जो जानवर वगैरह होते हैं ना वो खेती को ख़राब कर देते हैं, कई बार आपने सुना होगा, तो उनके प्लांट को प्रोटेक्शन करना हमें ज़रूरी था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, अलग अलग हमने इंस्टीट्यूशंस खोले जिससे कि जो फार्मर्स थे उनकी हेल्प हो सके। एग्रो सर्विसेज, यानी कि एग्रीकल्चर सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारे एग्रीकल्चर सर्विस प्रोवाइडर थे, ऐसे ऐसे हमने सेंटर्स ओपन किए। इसके बाद प्रोग्राम्स, अलग अलग हमने प्रोग्राम्स भी चलाए। इसके बाद मैकेनिज्म यानी कि जो मशीन थी उनका यूज़ हमने इंक्रीज़ किया। जितनी भी पहले क्या करते थे, लोग अपने हाथों से काम करते थे, अब क्या हुआ, हमारी जो मशीन्स थी उनका यूज़ इंक्रीज़ हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। साइंटिफिक मेथड से हमने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो भी एग्रीकल्चर लैंड थी उसको हमने डेवलप किया। इंप्रूवमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जो भी एनिमल हमारे यूज़ होते थे खेती में या एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, हमने उनको भी चीज़ों को इंप्रूव करना स्टार्ट किया ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देखो जो फार्मिंग के लिए, सपोज फार्मिंग के लिए एक फर्टिलाइजर लगता है, ये एक फर्टिलाइज़र है जो कि फार्मिंग के लिए यूज़ होता है। अभी इसकी जो कॉस्ट आती है ना वो 1000 रुपीज़ आती है। कितनी आती है, 1000 रुपीज़। लेकिन हम इसे फार्मर्स को केवल और केवल 800 रुपये में प्रोवाइड कराते थे, जिससे कि फार्मर्स का फ़ायदा हो सके। तो अब ये जो 200 रुपये ये कौन देगा, जो ये 200 रुपये है ये गवर्नमेंट अपने पास से दे देती, जिसको हम क्या बोलते थे, जिसको हम बोलते थे सब्सिडरीज। तो ये सब्सिडरीज देना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। क्यों, जिससे कि जो प्राइस है वो हो सके कम, जो भी एग्रीकल्चर के लिए चीज़ें फार्मर्स को चाहिए उसकी प्राइस कम हो सके। यानी कि हमने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सिस्टम निकाला, एक मिनिमम प्राइस रखना स्टार्ट किया। अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमें क्या क्या मिला, राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज इनकम, इनकम इंक्रीज हो गई। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। रूरल प्रोस्पेरिटी, यानी कि विलेजेस में भी डेवलपमेंट आ गई। इसके बाद इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर रिलेशनशिप, जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का रिलेशनशिप था वो भी इंप्रूव हो गया। इनोवेशन, हम नए नए आइडिया लाने लगे एग्रीकल्चर में, जिससे कि हमारी खेती क्या होने लगी, आसान होने लगी, अच्छी होने लगी।
इकोनॉमिक सब्सिडरीज, सब्सिडरीज क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कुछ चीज़ 1000 रुपये की आती है तो वो हम फार्मर्स को कितने में प्रोवाइड कराएंगे, 800 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। अब जिसने 1000 की चीज़ बनाई है उसे तो 1000 रुपये चाहिए, तो वो 1000 रुपये कहाँ से लेगा, ये 800 तो फार्मर से ले लेगा, लेकिन ये 200 रुपये किससे लेगा, गवर्नमेंट से लेगा, और गवर्नमेंट उसको देगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सिडीज, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सिडीज। ठीक है, तो इकोनॉमिक सब्सिडीज क्या होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर एट रीजनेबल प्राइस, गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, गवर्नमेंट ये सब्सिडीज प्रोवाइड करा के एक रीजनेबल प्राइस में किसे देगी, फार्मर्स को देगी। क्या देगी फार्मर्स को, फर्टिलाइजर्स देगी, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक सब्सिडीज। ये था आपका ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। अभी इस चैप्टर का टॉपिक 2 हमारे पास आता है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है, जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज होती है, जितनी भी कंपनीज होती है, वो सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर फॉल करती है। इन द प्री ब्रिटिश पीरियड, जो हमारे ब्रिटिश पीरियड से पहले का टाइम था, उसके अंदर इंडिया वॉज एन इंडस्ट्रियल एडवांस कंट्री। इंडिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज थी और इंडिया अपना सामान एक्सपोर्ट भी करता था, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी भेजता था। बट द ब्रिटिश रूल सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय इंडियन इंडस्ट्रीज। जो ब्रिटिश रूल के अंदर ना, उन्होंने सिस्टमेटिकली हमारी इंडस्ट्रीज को तोड़ दिया। एज आ रिजल्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसकी वजह से हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया हैज़ अ वीकर इंडस्ट्रियल बेस, पुअर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आ स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट यानी कि डिपेंडेंट, यानी कि जो दूसरी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ऐसा इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बन चुका था। सबसे पहले हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप था, ब्रिटिश ने उसको तोड़ा और एंड में जब ब्रिटिश गए तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर एकदम बेकार हो चुका था। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग प्लान पीरियड, हमने ना उसको डेवलप करने के लिए कुछ प्लानिंग की, तो उस प्लानिंग के टाइम पे हमने क्या क्या चीज़ें की वो देखते हैं। इंक्रीज ग्रोथ रेट, हमारा जो ग्रोथ रेट था उसको हमने इंक्रीज करने की कोशिश की। इंक्रीज कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करने की कोशिश करी थ्रू इंडस्ट्रियल सेक्टर। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, जो भी बेसिक इंडस्ट्रीज थी, जो बेस इंडस्ट्रीज थी, ये बेस इंडस्ट्रीज यानी कि जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी दूसरी इंडस्ट्रीज को कोई और गुड बनाने के लिए, उसको हमने क्या किया, उसको हमने डेवलप करना स्टार्ट किया। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज को डेवलप होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, हमने वो प्रोवाइड किया। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस, हमने उसके सब्सटीट्यूशंस मंगाई, जो रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं था उन सब के सब्सटीट्यूशंस हमने मंगाए। इसके बाद इस्टेब्लिशिंग एंटरप्राइजेज विद फॉरेन असिस्टेंस, फॉरेन असिस्टेंस के थ्रू भी हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो सके। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT इंडस्ट्रीज़ को हमने डेवलप किया। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज, जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी, जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी, उनको हमने डेवलप किया। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यानी कि देखो सबसे पहले तो जो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है वो कौन सा होता है, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है वो सेक्टर जिसको कि गवर्नमेंट ओन करती है, जिसको कि गवर्नमेंट ओन करती है उसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। अगर पब्लिक सेक्टर को इंक्रीज करना है तो गवर्नमेंट को इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट को इसे रिड्यूस करना है, भाई ऐड करना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट को इसे क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा डिसइन्वेस्टमेंट। अभी पहले क्या होता था ना, गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है, गवर्नमेंट ढंग से चीज़ों को चला नहीं पा रही, तो ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स थे जो कि गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों को बेच देती थी जिससे कि वो प्राइवेट लोग उन चीज़ों को सही से चला पाए। तो इसी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, यानी कि इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ता था, उन चीज़ों को सेल करना पड़ता था प्राइवेट लोगों को। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कि फूड प्रोसेस करती थी, ऐसी इंडस्ट्रीज को हमने डेवलप किया। इसके बाद इमरजेंस ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या होती है, अगर किसी इंसान को ना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज लेगा, यानी कि भाई देखो मैं ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, उस बिजनेस में कुछ हो भी सकता है मेरा, मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिएगी, मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा, कितने लोगों को हायर करना पड़ेगा, कितने साल के बाद मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, कितना मुझे प्रॉफिट हो सकता है, कितना मेरी कंपनी बड़ी हो सकती है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है मुझे, कंसल्टेंसी सर्विस देने वाली चीज़ें बताते हैं। तो हर इंसान को बिजनेस स्टार्ट करना था, इसीलिए
लिए हमने क्या किया, एमर्जिंग की कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिससे कि लोग सर्विसेज लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्या था, जब अंग्रेज हमारे इंडिया को छोड़ के चले गए थे तो उसके बाद हमने कैसे कैसे डेवलपमेंट की इंडस्ट्रीज सेक्टर के अंदर, ये सारी चीज़ें उसके बारे में थी। प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रॉब्लम इन एनर्जी, हमारे पास प्रॉपर एनर्जी नहीं है, हमारे तो घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो क्या इलेक्ट्रिसिटी आएगी ढंग से। हाई कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है चीज़ों को बनाने की। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, जो हमारी कैपिटल है वो कम है, कैपिटल यानी कि पैसा कम है हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए, नई नई इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए। शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम है, इसी वजह से हम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाते। लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी हमारे क्या है, कम है। इसके बाद रेगुलर रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है कभी कभी तो वो इंक्रीज होने लगती है, कभी कभी डिक्रीज होने लगती है, तो रेगुलर ग्रोथ नहीं है, इररेगुलर ग्रोथ है हमारे अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट इग्नोर, हम अनएम्प्लॉयमेंट को तो इग्नोर ही कर देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, कभी कभी इंडस्ट्रीज ऊपर नीचे हो जाती है, कभी कोई इंडस्ट्री बंद हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। स्मॉल मीडियम सेक्टर नेग्लिजेंट, हम क्या करते हैं कि जो स्मॉल सेक्टर है, जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ है, जो छोटी मोटी कंपनीज है, उनको तो हम ध्यान ही नहीं देते। ये हमारी एक मेन दिक्कत है किसकी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल सिकनेस, कभी कभी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से लोग उसके अंदर से अपना सामान निकाल लेते हैं, काम नहीं करना चाहते। लेस यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो हमारे रिसोर्सेस हैं हम उनका पूरी तरीके से यूज़ नहीं करते। रीजनल डिस्पैरिटी, कहीं कहीं पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है, कहीं कहीं पर इंडस्ट्रीज़ है ही नहीं, जैसे यूपी के अंदर ज़्यादा है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा है, लेकिन बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज़ है ही नहीं। रीजनल डिस्पैरिटी हम देखते हैं। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, जो हमारी इकोनॉमिक पावर है उसके ऊपर हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर हम कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे, क्यों, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर कमजोर है। फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है, जिसको कि गवर्नमेंट ओन करती है, तो गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर पाती, जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनी होती है वो हमेशा लॉस में होती है, तो फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट की वजह से भी हमारी इंडस्ट्रीज क्या नहीं हो पा रही, डेवलप नहीं हो पा रही। मेजर्स टू एनकरेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिससे कि हम इंडस्ट्रीज सेक्टर को डेवलप कर सकें, ऐसी क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, यानी कि जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास स्किल्स होनी चाहिए कंपनीज बनाने की, इंडस्ट्रीज़ को चलाने की। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, हमारे पास पैसा चाहिएगा हमें इंडस्ट्रीज़ को खोलने के लिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, यानी कि पैसा रेगुलर टाइम पे चाहिएगा, ऐसे नहीं एक बार दे दो ठीक है काम हो गया, हमें रेगुलरली पैसा चाहिएगा इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए। रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हमारी बंद हो चुकी है उन्हें दोबारा से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ कंट्रोल, जो भी कंट्रोल इंडस्ट्रीज के ऊपर लोग करते हैं उन्हें सब लोगों में बांटना पड़ेगा, हर इंसान का थोड़ा थोड़ा कंट्रोल इंडस्ट्रीज के ऊपर आ जाएगा। कैपिटल फॉर्मेशन, हमें पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि लोगों को भी लाना पड़ेगा इंडस्ट्रीज के अंदर। मॉडर्नाइजेशन, हमें मॉडर्नाइजेशन करनी पड़ेगी, नई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी विदेश से। इंडस्ट्रियल रिलेशन, जितने भी हमारे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन को, जितनी भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ कैसा उनका रिलेशन है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। प्रोफेशनलाइजेशन, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, अच्छे से काम वो करना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि हमारी इंडस्ट्रीज कैसे चल रही है या नहीं चल रही, अगर अच्छे से चल रही है तो क्यों चल रही है, अगर बेकार चल रही है तो क्यों चल रही है, हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, अच्छे से हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजंस लेती है जिससे कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो सके, उनको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। डिक्लेरेशन बाय गवर्नमेंट डिस्क्राइब जनरल पॉलिसीज एडॉप्ट बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कुछ डिसीजंस लेती है, उसको हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में हमारी गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो सके। क्लासिफिकेशन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर क्या काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर क्या काम करेगा, गवर्नमेंट क्या काम करेगी, प्राइवेट लोग क्या काम करेंगे, ये हमने क्लासिफाई किया। इसके बाद स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो हमारी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी उन्हें हमने बोला यार ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। जो हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज थी उसके ऊपर भी हमने काम करना स्टार्ट किया। रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटी, बिहार में तो इंडस्ट्रीज है ही नहीं, महाराष्ट्र में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो हमें क्या करना था, इक्वल करनी चाहिए थी ये चीज़ें। उस टाइम पे हमने ये डिसीजन लिया था, लेकिन आज हम देख सकते हैं कुछ हुआ ही नहीं, पर उस टाइम तो हमने लिया था डिसीजन, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है। फॉरेन कैपिटल, हमें फॉरेन कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ी थी, तो उस टाइम पे हमने फॉरेन कैपिटल लेना भी इंक्रीज़ किया था। इसके बाद फैसिलिटीज़ ऑफ लेबर, जो हमारी लेबर थी उनकी फैसिलिटीज़ को हमने बढ़ाया था, लेबर से काम करवाना स्टार्ट करवाया था।
इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी, अभी देखो अगर इस इंसान को ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे लाइसेंस लेना पड़ता है, LICENCE, उसे क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, किससे, गवर्नमेंट से। अगर किसी भी इंसान को ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो डायरेक्टली इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकता, हमारे बीच में आती है गवर्नमेंट, उसे गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, गवर्नमेंट के पास जाके लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी वजह से वो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर पाता है, वो डायरेक्टली इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। अब क्या हर बिज़नेस के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ बिज़नेस है जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी। किस किस बिजनेस के लिए हमें लाइसेंस लेना है, कैसे कैसे लाइसेंस लेना है, वो सब किसके अंदर आता है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी के अंदर। अथॉरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट परमिट इंस्टीट्यूशन स्टार्टिंग एन इंडस्ट्री स्टार्ट अ फंक्शन, यानी कि एक इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए कुछ लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो कौन देता है, गवर्नमेंट उस लाइसेंस को प्रोवाइड करती है। ओके, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन सा होता है, वो वाली एंटरप्राइजेस जिनको कि गवर्नमेंट ओन करती है, ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो भी पब्लिक सेक्टर होती है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, सबसे पहले पब्लिक ओनरशिप, यानी कि पब्लिक ओनरशिप यानी कि गवर्नमेंट ओनरशिप। गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक का ही तो दूसरा रूप है, पूरी पब्लिक को मिला के हम गवर्नमेंट बोलते हैं, तो पब्लिक ओनरशिप यानी कि गवर्नमेंट उसको ओन करती है। अकाउंटेबल टूवर्ड्स पब्लिक, अगर कंपनी लॉस कर रही है तो कंपनी को यानी कि गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा भाई ये वाली कंपनी लॉस क्यों कर रही है। पब्लिक भी तो भाई देखो एट द एंड पैसा किसके पास लगा हुआ है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, पब्लिक का ही तो पैसा है वो जो गवर्नमेंट के पास आता है। अभी कंपनी लॉस कर रही है तो गवर्नमेंट को पब्लिक को बताना चाहिए ना ये कंपनी लॉस क्यों कर रही है, हमने तुम्हारे पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल किया कि तुम ये कंपनी लॉस करने लगी। तो पब्लिक अकाउंट गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल होती है, किसके लिए, पब्लिक के लिए। उसे पब्लिक को बताना पड़ता है कि अगर किसी भी चीज़ ने लॉस किया, कोई भी चीज़ बेकार हुई तो वो ऐसा क्यों हुई। फाइनेंसिंग फ्रॉम गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट अपने पास से पैसा लगाकर जितने भी पब्लिक सेक्टर होता है उसको क्या करती है, रन करती है। इसके बाद रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर पब्लिक सेक्टर की क्या क्या जरूरत थी। कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर था वो नेशनल इनकम के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता था। कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता था। कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प करता था क्या, पब्लिक सेक्टर। डेवलपमेंट इन स्मॉल स्केल सेक्टर, स्मॉल स्केल सेक्टर जो था उसमें भी डेवलपमेंट आ रहा था। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, जो बैकवर्ड एरिया था उसके अंदर भी डेवलपमेंट आ रहा था। एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल बेसिस, टेक्नोलॉजिकल बेसिस, जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी उसको क्या किया गया था, इंप्रूव किया गया था, किसके थ्रू, पब्लिक सेक्टर के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंटनेस, यानी कि जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए था वो सब कुछ कौन बनाता था, प्राइवेट सेक्टर बनाता था, गवर्नमेंट बनाती थी। प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो हमारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, बैड रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। लैक ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसी, जितनी भी टेक्निकल एफिशिएंसी है वो क्या है, कम है। टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, बेकार वाली है। डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है वो डिस्क्रिमिनेशन करती है, यानी कि फेरबदल करती है। क्या बोलते हैं, जैसे काले और गोरे में फेरबदल होता है ना कि काला बेकार है गोरा अच्छा है, इस तरीके से क्या करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है। क्या, पॉलिसीज, किसके अंदर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर पब्लिक सेक्टर के अंदर पॉलिसीज करती है वो क्या करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है, पॉलिसीज बिटवीन पीपल्स। लैक ऑफ इंसेंटिवनेस, यानी कि जो भी इंसेंटिव, जैसे एक इंसान ने काम किया तो अभी अगर ये इंसान मेरे लिए काम करता है, इसने अच्छा काम किया तो मुझे इसे बोलना चाहिए हाँ भाई तूने अच्छा काम किया, तूने बहुत बढ़िया काम किया, मैं तुझे अब बोनस दूंगा या फिर मैं तेरा प्रमोशन करूंगा। ऐसा इंसेंटिव हर इंसान को चाहिए होता है, तभी तो वो दोबारा से अच्छा काम करेगा। लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता, यानी कि पब्लिक सेक्टर कोई भी इंसेंटिव किसी भी इंसान को नहीं देता। इन एडुकेट कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट का कंट्री के ऊपर क्या है, इन एडुकेट कंट्रोल है, यानी कि जो हमारे देश का पार्लियामेंट है वो कंट्रोल नहीं कर पाता किसको, पब्लिक सेक्टर को। इसके बाद म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, ये जो पब्लिक सेक्टर होती है ना कभी कभी आपस में लड़ती है। जैसे गवर्नमेंट की दो कंपनीज है, ये दोनों कंपनीज क्या है, आपस में भी फाइट कर सकती है, इनके बीच में ही क्या नहीं है, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन नहीं है। ओवर कैपिटलाइजेशन, कभी कभी क्या होता है ना भाई, देखो गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारा पैसा है, तो ये जो इंडस्ट्रीज है ना छोटे छोटे गवर्नमेंट ने खोली हुई है, इसमें गवर्नमेंट कभी कभी इतना ज़्यादा पैसा लगा देती है कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं होता कि कितना पैसा कहाँ लगाना है। गवर्नमेंट बहुत बड़ी चीज़ है और गवर्नमेंट हर चीज़ पे ध्यान नहीं रख सकती।
ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल इनएडिक्वेसी, जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते, उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं अच्छे से काम नहीं करते। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जितना भी रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूटिलाइज नहीं होता। ओवरसाइज प्लांट, जो प्लांट होते हैं वो ओवरसाइज होते हैं। देखो अभी हमने देखा था कि गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा पैसा लगा देती है। ज़्यादा पैसा लगा देगी तो जो फैक्ट्रीज़ है वो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन जाएगी। मेरी जेब में अगर पैसा है ना तो मैं पैसे को कहीं ना कहीं फालतू खर्च जरूर करूँगा। ये जो होता है ये नॉर्मल चीज़ होती है, नेचुरल चीज़ होती है। अभी गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा दे देगी ना, तो अगर मान लो आपको 100 एकर्स में एक फैक्ट्री बनानी है तो आप क्या बना लोगे, 200 एकड़ में बना लोगे। क्यों? क्योंकि आपका पैसा नहीं है, एक इंसान को डिसीजन नहीं तो लेना है, गवर्नमेंट का पैसा है। तो इस वजह से क्या होता है, जितनी बड़ी फैक्ट्रीज की, जितनी बड़ी कंपनीज की हमें ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी कंपनीज गवर्नमेंट बना देती है। टेक ओवर सिक यूनिट्स, जितनी भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सबको क्या कर लेती है, गवर्नमेंट खरीद लेती है। लॉन्ग गेस्चर्स पीरियड, यानी कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ होती है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती है, वो लॉन्ग टर्म पर सस्टेन नहीं कर पाती। सजेशंस, क्या क्या हमारे सजेशंस है पब्लिक सेक्टर को। सबसे पहला, अप्रोप्रिएट प्राइसिंग, जो भी प्राइसिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, जो भी एफिशिएंसी है वो सही होनी चाहिए, एफिशिएंसी का टेस्ट करना जरूरी है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जो भी हमारी कैपेसिटी है, जो भी रिसोर्सेज है उन्हें हमें फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हमें अपना एक गोल अचीव करना, गोल डिटरमाइन करना होगा कि ये मेरा गोल है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। जैसे अगर मुझे 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मुझे ये देखना होगा कि मुझे पहले अपना गोल सेट करना होगा कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके बाद मैं उस गोल तक पहुंच पाऊंगा। तो इंडस्ट्रीज के अंदर भी हमें, पब्लिक सेक्टर के अंदर भी हमें अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी नई नई लानी पड़ेगी। प्रिकॉशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, जो हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ का, क्या उन्हें सही से काम करना आता भी है या नहीं आता, ये प्रिकॉशन भी हमें लेनी पड़ेगी। डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सपोज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ओन करती है किसको, पब्लिक सेक्टर को। अभी ये पब्लिक सेक्टर को अगर जो प्राइवेट पीपल्स हैं उनको क्या कर देती है, सेल कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। इसको हमने ऊपर भी समझा था। तो डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का सेल करना, यानी कि पब्लिक सेक्टर ट्रांसफर कर देता है ओनरशिप किसको, प्राइवेट सेक्टर को। इसके बाद स्मॉल स्केल सेक्टर इन इंडस्ट्री, इंडिया, यानी कि जो इंडिया के अंदर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है उनके बारे में। सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री क्या करती है, एम्प्लॉइंग ट्रेडिशनल मेथड, जो कॉटन इंडस्ट्री है वो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करती है। आज भी हाथों से वहाँ पे काम होता है, हमें क्या चाहिए, मशीन्स की वहाँ पे ज़रूरत है। स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री, जो भी स्मॉल सेक्टर इन्वेस्टमेंट होता है, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज होती है, छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं, वो हर इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होता है, तो हमारे लिए भी वो ज़रूरी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मशीन एंड बिल्डिंग, जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है उन्हें कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए, मशीन लानी चाहिए जिससे कि वो डेवलप कर सके। रोल ऑफ स्मॉल सेक्टर इन इंडिया, इंडिया के अंदर स्मॉल सेक्टर का क्या रोल है। सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी को स्टेबल करता है। उसके बाद आर्टिस्ट गुड्स, यानी कि जो भी गुड्स है, जैसे रॉ मटेरियल वाली चीज़ें हो गई, वो सब कौन प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन क्लैन स्ट्रगल, जितनी भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी डेली लाइफ में, तो वो स्ट्रगल उन्हें ज़्यादा ना करना पड़े, उस स्ट्रगल का उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके, वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है इकोनॉमी के अंदर। लेस टेक्नोलॉजी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनके पास लेस टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होती। प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड एफर्ट्स और अर्बेलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो उनको परेशान ना करे, ये भी हमें देखना पड़ेगा। लेस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स, जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड ना हो। जैसे इंपोर्ट क्या होता है, अगर हमने यूएसए से इंडिया के अंदर सामान मंगाया तो हमने क्या किया है, गुड्स को इंपोर्ट किया है, हम यूएसए के ऊपर इतना डिपेंड ना हो जाए कि हर चीज़ हम यूएसए से मंगाने लगे, तो इंपोर्ट हमें ज़्यादा नहीं करना। इंपॉर्टेंट प्लेस इन कंट्रीज एक्सपोर्ट, अगर हमें इंडिया से यूएस से सामान दिया है कुछ, तो हमने क्या किया है, हमने उसको एक्सपोर्ट किया है। तो ये जो इंडस्ट्रीज होती है छोटी मोटी, ये एक्सपोर्ट में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो ये था आपका ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर, काफ़ी बड़ी चीज़ थी और इसको ना आप रटो मत, ज़्यादा करके समझने की ट्राई करना। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है टॉपिक 3, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। इंडिया का फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, अगर हमें यूएसए में सामान भेजना है या फिर यूएसए से सामान मंगाना है, कहाँ, इंडिया के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। तो इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना है। देखो स्टार्टिंग के जब 5 ईयर प्लान थे, 5 ईयर प्लान क्या होता है, हम जो भी प्लानिंग करते हैं ना वो 5-5 साल की करते हैं, ऐसा नहीं करते 100 साल की प्लानिंग करके बैठ गए। 5 साल की प्लानिंग करेंगे, फिर 5 साल की, फिर 5 साल की, फिर 5 साल की। तो स्टार्टिंग में जब हमने 7 बार, कितना, 7 टाइम्स
5 साल की प्लानिंग की। तो उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हम जो भी प्लानिंग करते थे वो ये सोचते थे कि बाहर वालों से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, हम इंडिया के अंदर रह के ट्रेडिंग करेंगे, केवल और केवल इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन उस 7 ईयर प्लान्स के बाद, 7 बार 5 साल के प्लान बनाने के बाद हमने क्या सोचा कि यार ऐसे नहीं चलेगा, हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान दिया, यही इस वाले पॉइंट में लिखा हुआ है। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है। एडवांस टेक्नोलॉजी, अगर हम यूरोप से ट्रेड करेंगे, यूएसए से ट्रेड करेंगे तो हम अपनी टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे, जिससे कि वो वाली एडवांस टेक्नोलॉजी हम इंडिया के अंदर ला पाएंगे। इंक्रीज कंजम्पशन कैपेसिटी, जो कंजम्पशन कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। बेनिफिट्स टू पार्टिसिपेशन कंट्रीज, जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है फॉरेन ट्रेड में उन्हें भी बेनिफिट होगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ट्रांसमिशन बेल्ट फॉर कैपिटल, जो भी हमारी कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्रिएट फेयर कंपटीशन, जो कंपटीशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया की इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगी। फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जो भी इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उसके क्या क्या फीचर है। सबसे पहला, इंक्रीज इन वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जितना हम ट्रेड करते हैं वो इंक्रीज होता जा रहा है दिन बाय दिन। इंक्रीज शेयर इन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जो हमारी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है उसके अंदर भी जो हम एक्सपोर्ट से पैसा कमाते हैं वो इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि हमारी नेशनल इनकम भी उसकी वजह से बढ़ती जा रही है। इंक्रीजिंग शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड के अंदर शेयर है वो भी हम क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। चेंज इन द कॉम्पिटिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट्स है उसकी कंपोजिशन, यानी कि जो एक्सपोर्ट हम दिन पे दिन क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। पहले क्या करते थे, $6 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट किया, तो अब 7 का करते हैं, आगे 8 का करेंगे, हम उसके कंपोजिशन को इंक्रीज करते जा रहे हैं। चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट के कंपोजिशन को भी हम कम से कम करना चाहते हैं, जिससे कि हमारी कंट्री डेवलप हो सके। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो क्या होता है, एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट को तो बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट को बहुत कम करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री डेवलप हो पाएगी। चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, हम फॉरेन ट्रेड के लिए और भी ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, इंडियन फॉरेन ट्रेड की क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा, एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो आज भी हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है ना वो इंपोर्ट से बहुत कम ज़्यादा है। देखो हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ये हमने मान लिया, लेकिन हम इंपोर्ट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट को रिड्यूस करना है। रैपिड इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, जो इंपोर्ट से कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे। इसके बाद लोअर ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, जो हमारे एक्सपोर्ट है उसे हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, लेकिन हम कभी कभी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ नहीं कर पाते। इंक्रीज इन डोमेस्टिक डिमांड, जो हमारा डोमेस्टिक डिमांड है, इंडिया के अंदर डिमांड है, हमारी पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमारे इंडिया के लोगों की डिमांड क्या है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो हमने जो गुड्स बनाए हैं ना वो हमारी कंट्री ही उसको खा जाती है, हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते, तो इंडिया के अंदर जो भी डिमांड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। राइजिंग प्राइसेस, जो प्राइसेस है वो भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं। राइजिंग फॉरेन डेप्ट, जो फॉरेन डेप्ट है, जो विदेश से हम पैसा लेते हैं, जो विदेश से हम उधार पैसा लेते हैं, वो भी कभी कभी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंडिया ने कुछ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई है। सबसे पहला, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इन इंडिया। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है, देखो हम इंडिया के अंदर क्या करते हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे गुड्स को हम मंगाते हैं, कहाँ से मंगाते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से मंगाते हैं। सपोज हमने XYZ नाम का एक गुड है, इसको हमने इंपोर्ट किया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये जो XYZ वाला गुड है इसको मैंने इंपोर्ट किया, पर क्या हो अगर ये XYZ वाले गुड को मैं इंडिया के अंदर ही बना लूँ, क्या बना लूँ, इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस कर लूँ, तो मुझे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं इंपोर्ट कम कर दूंगा और जो मेरा प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर दूंगा, तो इंडिया क्या हो जाएगा, इंडिया अपने आप से डेवलप हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि जितना भी मेरा इंपोर्ट है ना, जो भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ सामान, जितना भी मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, किससे इंपोर्ट कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इंपोर्ट कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें अगर मैं इंडिया के अंदर बनाने लगूँ तो मेरी तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी ना। तो वो सारी चीज़ें मैं इंडिया के अंदर बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, जितनी भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उन सब की हमें इंडस्ट्रीज़ खोलनी पड़ेगी, तो इंडिया के अंदर वो सारी चीज़ें बन सकती है। तो अगर पूरे के पूरे इंपोर्ट का हम कुछ सारा का सारा सामान अपने इंडिया के अंदर बनाने लगेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इन इंडिया। यानी कि जो भी सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो सारा सामान हम इंडिया के अंदर बनाएंगे। प्रोसेस टू प्रोड्यूस सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट गुड्स, जो इंपोर्ट गुड्स आ रहे हैं उनका एक सब्स्टिट्यूट हम इंडिया के अंदर बनाएंगे, जिससे कि इंडिया के अंदर क्या हो सके, और ज़्यादा बिजनेस हो सके।
नीड फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले स्कैरसिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमें फॉरेन एक्सचेंज का कोई झंझट नहीं रहने का अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा क्या हो जाता है, कभी कभी एक्सपोर्ट कम हो जाता है, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, इंपोर्ट कम करना है। अगर हम इंडिया के अंदर बनाएंगे तो हम इंपोर्ट अपने आप से कम कर देंगे। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, जो हमारा रुपये है उसकी डिवैल्यूएशन नहीं होगी अगर हमारे इंपोर्ट कम होंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो। स्कैरसिटी ऑफ फॉरेन एड, हमें फॉरेन एड यानी कि जो फॉरेन से आने वाला पैसा है उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। शॉर्टेज ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़, जो भी हमारी असेंशियल कमोडिटीज़ है, जो हमारे लिए ज़रूरी है चीज़ें, उनकी कभी भी हमें शॉर्टेज नहीं होगी अगर वो सारी की सारी इंडिया के अंदर हम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें कुछ चीज़ यूएसए से आती है, कल को यूएसए ने मना कर दिया देने से, तो इंडिया के अंदर तो शॉर्टेज हो जाएगी, लेकिन हम खुद बनाएंगे तो कभी भी शॉर्टेज नहीं होगी। नीड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी नीड हमको होगी फॉरेन ट्रेड के अंदर। इंक्रीज इन सेल्फ सफिशिएंसी, हमें अपनी चीज़ खुद बनानी चाहिए, हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। मोदी जी भी बार बार बोलते हैं इंडिया को क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। कब हो पाएंगे हम आत्मनिर्भर? जब हमारे जो भी इंपोर्ट गुड्स हैं वो इंडिया के अंदर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। इंसेंटिव आर प्रोवाइडेड टू ओल्ड एक्सपोर्टर एंड न्यू एक्सपोर्टर टू इंक्रीज द एक्सपोर्टेबल सरप्लस, जिससे कि लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। हम एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लेते, एक्सपोर्ट के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे कि लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का फ़ायदा करवा सकें। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़, एक्सपोर्ट के लिए हमने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि एक्सपोर्ट में हेल्प करेगी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, हमने ऐसे ऐसे बैंक्स बनाए हैं जो कि लोन देंगे एक्सपोर्ट करने के लिए सामान। प्रोसेसिंग जोन, हमने प्रोसेसिंग जोन बनाया है कि यहाँ पे ना तुम सामान बना सकते हो अगर तुम एक्सपोर्ट करने वाले हो उसको। हमने एक स्पेशल एरिया बना दिया कि इस एरिया में ना आप अपना सामान बना सकते हो, इस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी होगी, पानी होगा, सारा सामान होगा, आपको इस एरिया में अपना सामान बनाना सस्ता पड़ेगा। लेकिन वो जो सामान आप बनाओगे, जो गुड्स और सर्विस आप बनाओगे, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग जोन्स। इकोनॉमिक जोन, हमने अलग अलग इकोनॉमिक जोन बनाई है। प्रोसेसिंग जोन और इकोनॉमिक जोन सेम थिंग होता है। इंडस्ट्रियल पार्क, हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए जगह बनाई है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ अपना प्रोडक्शन कर सकती है, किसके लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद कैपिटल गुड्स, हम उनको मशीन प्रोवाइड करते हैं, हम उनको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपनी जो गुड्स और सर्विस है वो और ज़्यादा बना सके और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। एडोप्शन ऑफ लिबरलाइजेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, पहले क्या होता था, अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर किसी को एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स और सर्विस बनाने हैं तो भी उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। गवर्नमेंट ने बोला अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, मन चाहे उतना एक्सपोर्ट करो, जितना एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करने से होगा क्या, इंडिया का ही फायदा होगा, इंडिया ही डेवलप होगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्या क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी। जीरो ड्यूटी टेक्नोलॉजी अपग्रेड स्कीम, अगर इंडिया के अंदर कोई अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इंडिया के बाहर से खरीद के लानी पड़ेगी। अब खरीद के हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी हमको देनी पड़ती है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर तुम टेक्नोलॉजी खरीद के लाते हो तो तुम्हें इंपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। क्यों देने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर तुम टेक्नोलॉजी लाओगे तो इंडिया के अंदर ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, इंडिया का ही फ्यूचर में जाके फायदा होगा, तो टेक्नोलॉजी पे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। रिलैक्सेशन इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, अगर तुम एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी कोई ड्यूटी, कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे। टैक्स रिफंड स्कीम, अगर तुम एक्सपोर्ट करते हो तो तुम्हें टैक्स अपना रिफंड मिल जाएगा। सिंगल विंडो स्कीम, अभी तुम्हें क्या करना, पहले क्या होता था, अलग अलग टैक्सेस होते थे, अभी क्या करना है, केवल और केवल इंपोर्ट ड्यूटी या फिर जीएसटी तुमको किसी भी चीज़ के ऊपर देना पड़ेगा। सिंपल चीज़ कर दी है हमने तुम्हारे लिए, तुम बस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो। री एक्सपोर्ट अनयूज्ड लेदर, देखो सपोज मैंने यूएसए से इंडिया के अंदर सामान मंगाया, अब वो जो सामान था ना उसका 90% तो मैंने यूज़ कर लिया, क्या कर लिया, 90% तो यूज़ कर लिया, पर 10% मेरे पास बचा रह गया। तो एक काम करो ना, ये जो 10% बचा रह गया वापस यूएस से भेज दो। तो इससे भी क्या हो सकता है, हम अपने इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं और एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट यूनिट्स अलाउड, एक्सपोर्ट्स यूनिट अलाउड टू सेल डोमेस्टिक मार्केट, जो भी हमारे एक्सपोर्ट करने वाले गुड्स हैं उन्हें हम डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी बेच सकते हैं। डॉलर क्रेडिट, डॉलर क्रेडिट क्या होता है कि अगर हम किसी भी कंट्री के साथ, जैसे हमने यूएसए के यहाँ पे ट्रेड किया था तो यूएसए ने हमें क्या दिया था, गुड्स दिए थे, लेकिन उसके बदले में हमें उन्हें क्या दिया था, उन्हें दिया था हमने उनका डॉलर। उनके डॉलर की देने की वजह से क्या हुआ था, उनका डॉलर की देने की वजह से हमने क्या कर पाए थे, उनकी हेल्प से ट्रेड कर पाए थे। तो हमें डॉलर के ऊपर से डिपेंडेंसी अपनी ख़त्म करनी है। हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा करके अपनी करेंसी में एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट कम से कम करना है, जिससे कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा। एडिशन ऑफ न्यू मार्केट, अभी देखो पहले एक इंसान था वो केवल और केवल इंडिया के अंदर सामान बेचता था, कहाँ, इंडिया के अंदर सामान बेचता था।
तो उसका मार्केट क्या था, इंडिया था। अब वो क्या करने लगा, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर भी सामान बेचने लगा, तो उसका मार्केट क्या हो गया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी हो गया। तो उसका मार्केट पहले इतना था, अब इतना हो गया। पहले इंडिया के अंदर सामान बेचता था, इतना मार्केट था, अब कितना हो गया, इतना हो गया, यानी कि वो बाहर भी सामान बेचने लगा। तो ये था आपका ऑल अबाउट फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। फॉरेन ट्रेड इंडिया के अंदर कैसे काम करता था, ये पढ़ा हमने इस टॉपिक के अंदर, टॉपिक 3 फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया।